आज तक नंबर 1। नंबर 1 बनना आसान नहीं है और साल दर साल बने रहना किसी मिसाल से कम नहीं है। एक बार फिर इतिहास ने खुद को दोहराया है। बाकी सबको पीछे छोड़ आज तक ने अपना परचम फिर से लहराया है। कोई नहीं, दूर दूर तक देश ने देखा आज तक। विवेक जी को, पल्लवी जी को, अनुपम जी को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को जितने भी बॉलीवुड के किए हुए पाप हैं, आज इन्होंने धो दिए सबने मिलके। बॉलीवुड के सारे पाप धो दिए, ये कहना है बॉलीवुड की बेबाक एक्ट्रेस कंगना रनौत का, जो इन दिनों विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स की तारीफ करती नहीं थक रही है। इस फिल्म को बनाने के लिए हर तरफ विवेक अग्निहोत्री की तारीफ देखने को मिल रही है। जो लोग भी इस मूवी को देखने के लिए जा रहे हैं वो भावुक होकर ही वापस लौट रहे हैं। फिल्म में 90 के दशक में हुए कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार को दिखाया गया है। अब इस फिल्म को कंगना रनौत ने भी देख लिया है। हाल ही में थिएटर से बाहर निकलते ही उन्होंने फिल्म की जमकर तारीफ की। उन्होंने लगे हाथ एक बार फिर बॉलीवुड पर निशाना भी साधा। फिल्म की तारीफ करते हुए कंगना का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कंगना फिल्म की टीम को बधाई दे रही हैं, साथ ही में फिल्म इंडस्ट्री पर भी जमकर बरसती हुई नजर आ रही हैं। विवेक जी को, पल्लवी जी को, अनुपम जी को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को जितने भी बॉलीवुड के किए हुए पाप हैं, आज इन्होंने धो दिए सबने मिलके। बॉलीवुड के भी पाप धो दिए इन्होंने। इतनी अच्छी फिल्म बनाई है और इनकी ये फिल्म इतनी काबिल तारीफ है कि सब इंडस्ट्री वालों को छुपे हुए हैं अभी अपने बिलों में चूहों की तरह निकल के आना चाहिए, इसको प्रमोट करना चाहिए कि बकवास सड़ी फिल्म प्रमोट करते हैं। इतनी अच्छी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए भी क्या हुआ इनको। कंगना ने इससे पहले भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फिल्म के समर्थन में लंबा चौड़ा पोस्ट किया था। इस पोस्ट में वह कश्मीरी फाइल्स को लेकर फिल्म इंडस्ट्री की चुप्पी पर जमकर बरसी थी। इसके साथ ही उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी पर फिल्म से संबंधित कुछ तस्वीरें भी शेयर की थी, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा था, इसको कहते हैं सच्ची वाली ब्लॉकबस्टर। चांद को जमीन पर लाना भले ही मुमकिन ना हो, लेकिन चांद पर जमीन लेना बिल्कुल मुमकिन है। ऐसे ही सपने को सच किया है त्रिपुरा के टीचर सुमन देवनाथ ने। सुमन ने किसी के लिए नहीं बल्कि वैलेंटाइन डे के दिन अपने लिए चांद पर एक प्लॉट खरीदा है। सुमन का कहना है कि यह उनका खुद को एक तोहफा है। सुमन बताते हैं कि अक्सर खबरों में वे सेलिब्रिटीज के पास चांद पर जमीन होने की खबर पढ़ते रहे। बस यहीं से उन्होंने भी खुद के लिए चांद पर जमीन खरीदने का मन बनाया। इसके बाद उन्होंने इंटरनेट पर चांद पर जमीन खरीदने की जानकारी जुटाई। इंटरनेट से उन्हें इंटरनेशनल लूनर लैंड्स रजिस्ट्री के बारे में पता चला, जो चांद पर जमीन की डील करती है। सुमन ने ILLR से कॉन्टेक्ट किया। इसके बाद सुमन को पता चला कि चांद पर जमीन खरीद सकते हैं, वो भी बहुत कम कीमत पर। इसके लिए उन्होंने सिर्फ 6000 रुपए चुकाए हैं, जिसके बदले में उन्हें चांद पर एक जमीन का टुकड़ा मिला है। इसमें जमीन के शिपिंग और PDF की कीमत भी शामिल है। सुमन का दावा है कि वो अपने राज्य में पहले इंसान है जिन्होंने चांद पर जमीन खरीदी है। सुमन देवनाथ मैथ्स में पोस्ट ग्रेजुएट है, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं। उनका दावा है कि उनकी जमीन की रजिस्ट्री हो चुकी है और जल्द ही डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी उनके पास पहुंच जाएगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जंग के 22वें दिन यूक्रेन के 3 बड़े शहरों पर रूस के भीषण हमले हुए। इन शहरों की बात की जाए तो कीव, खार्किव और मारिउपोल में आधी रात को मिसाइलें बरसी हैं। यूक्रेन का कहना है कि रूसी हमले में उसके 100 से ज्यादा बच्चे अब तक मारे जा चुके हैं। तो एक बार फिर हम आपको जानकारी दे दें, आज जंग का 22वां दिन है। ICJ का आदेश आया था कि रूस इस युद्ध को रोक दे, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है जिस हिसाब से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं कि रूस पर इन तमाम आदेशों का या इंटरनेशनल सैंक्शंस का कोई असर नहीं पड़ने वाला। अलग अलग शहरों पर लगातार हमले जारी हैं। जहां हम देखें, चाहे वो चेरनिहिव हो, वो बेलारूस बॉर्डर के बहुत नजदीक है, जहां से सप्लाई आ सकती है। खार्किव हो, बहुत नजदीक है, 20 किलोमीटर दूर है रूसी सीमा से। मरियापोल हो, दोनबास से 8 किलोमीटर दूर है। चाहे फिर वो आपका नीचे खरसोन हो, वो क्रीमिया से 10-15 किलोमीटर दूर है। तो कहीं ना कहीं वो इलाके जो उनके कंट्रोल के एरिया के नजदीक हैं, जहां से गाड़ियां आ सकती हैं, ट्रक आ सकते हैं सप्लाई के, वहां ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं, लगातार वो अपनी कार्रवाई करते जा रहे हैं। लेकिन जो दूर दराज के इलाके हैं, जैसे कीव शहर हो गया, या जो थोड़े शहर अंदर की तरफ है, तप्रोजिया हो गया, निप्रो हो गया, वहां हम देख रहे हैं कि रूसी फौज एक विराम ले रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि वहां मिलिट्री ऑपरेशन रुक गए हैं, लेकिन एक विराम ले रही है। शायद जो ये कमी हो गई है आपूर्ति की, इनको स्टॉकअप करने के लिए, ताकि जब वो स्टॉकअप कर लेंगे स्पेयर पार्ट्स के ऊपर, एम्यूनिशन के ऊपर, खाने पीने की चीजों के ऊपर, उसके बाद मेरे ख्याल जो मिलिट्री ऑपरेशन दोबारा रिज्यूम हो जाएंगे, दोबारा चालू हो जाएंगे। आपने देखा खार्किव में, सुमी में, मरियापोल में और अभी जो खरसोन में किस तरह की तबाही हुई है, किस तरह लोग हताहत हुए हैं। जहां तक मरियापोल का सवाल है, वहां 1000 लोग थे उस थिएटर में। उसके ऊपर जो हवाई हमला हुआ है, उसमें सुना कि काफी तादाद में लोग मलबे में दबे हुए हैं इस वक्त भी, लेकिन रूस ने इसका खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि हमने कोई एयर स्ट्राइक किया ही नहीं। देखिए, मैं जो देख रहा हूं इस वक्त, जिस तरह से यूक्रेन अकेला पड़ता जा रहा है, इतनी अपील की है प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने हर जगह, US कांग्रेस में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, हर उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से बात करके देख ली, हर देश के, लेकिन कोई भी जो बेसिक डिमांड्स हैं, नो फ्लाई जोन एनफोर्स करने की और हवाई जहाज देने की, उन पे कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई है। और ये कारण है, मुझे लगता है, जो जेलेंस्की को इस नरम रुख की तरफ लेके जा रहा है। और मुझे लगता है कि शायद ये युद्ध कहीं ना कहीं उस दिशा में बढ़ रहा है, जब ये दोनों बैठकर बात करने को तैयार हो जाएंगे और कोई समाधान का रास्ता निकल जाएगा। और इस खबर के साथ फिलहाल वक्त पर छोटे से ब्रेक का।
रूस ने बड़ा दावा किया है कि यूक्रेन अपने चेर्नोबिल के खराब पड़े न्यूक्लियर प्लांट में डर्टी बम बनाने की कोशिशों में जुटा था। ऐसा डर्टी बम जिसके धमाके से फिजा में घुलने वाले रेडियो एक्टिव तत्व इंसानों के साथ साथ किसी भी जिंदा शय के लिए इतनी मुश्किल पैदा कर देते हैं कि फिर उसका जीना ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन सबसे पहले सवाल ये उठता है कि आखिर ये डर्टी बम क्या होता है और ये क्यों इतना खतरनाक है। जानकारों की माने तो डर्टी बम दूसरे विस्फोटकों के साथ रेडियो एक्टिव तत्व को मिलाकर बनाया जाता है। जब विस्फोटकों में धमाका होता है तो इसके साथ ही रेडियो एक्टिव कण धमाके वाली जगह पर बिखर जाते हैं और बड़ी तबाही मचाते हैं। अमेरिका के सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC का कहना है कि डर्टी बम असल में डायनामाइट या ऐसे ही किसी दूसरे विस्फोटक के साथ रेडियो एक्टिव मटेरियल को मिलाने की तकनीक है और इसकी भयावता के चलते ही इसे रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सल डिवाइस या डर्टी बम का नाम दिया जाता है। आखिर डर्टी बम परमाणु बम से कैसे अलग है? जानकारों की माने तो डर्टी बम में बेशक रेडियो एक्टिव मटेरियल शामिल है, लेकिन ये परमाणु बम नहीं है। असल में परमाणु विस्फोटक के समय बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है। असल में परमाणु बमों में परमाणु विस्फोट होता है जिसके चलते तबाही ज्यादा मचती है, लेकिन डर्टी बम में रेडियो एक्टिव मटेरियल होने के बावजूद इसमें परमाणु विस्फोट नहीं होता और इसीलिए इसे रेडियो एक्टिविटी तो फैलती है लेकिन परमाणु विस्फोट की तरह ज्यादा भयानक ऊर्जा नहीं निकलती है। क्या रूस को यूक्रेन के चोरी छुपे डर्टी बम बनाने के मिले हैं सबूत? असल में रूस की 3 बड़ी समाचार एजेंसियों ने रविवार को इससे जुड़ी एक खबर प्रसारित की। टास, रिया और इंटरफैक्स ने रूस के एक निकाय अधिकारी के हवाले से ये खबर दी कि उसे चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट में यूक्रेन के चोरी छुपे डर्टी बम बनाने के सबूत मिले हैं और ये अपने आप में एक खतरनाक बात है। यूक्रेन पर हुए रूसी हमले के बाद चेर्नोबिल के इस न्यूक्लियर प्लांट पर रूसी फौज ने कब्जा कर लेने के बाद ये खुलासा अपने आप में एक संगीन बात है। ऐसे में रूसी मीडिया के हवाले से आई इस खबर ने पूरी दुनिया के कान खड़े कर दिए हैं। हालांकि यूक्रेन ने इन इल्जामों से सरासर इनकार करते हुए कहा है कि उसने चेर्नोबिल तो क्या कहीं भी कभी कोई न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश नहीं की। उधर ब्रिटेन के डिप्टी PM डोमिनिक रॉब ने इसे रूस का फेक प्रोपेगेंडा करार कर दिया और कहा कि ये रूस की दुनिया को मुद्दे से भटकाने की कोशिश पर है और मुद्दा है रूस का गैर कानूनी तरीके से यूक्रेन पर हमला करना, जो अब उल्टा पड़ने लगा है। हालांकि रूस के ताजा इल्जामों को लेकर यूक्रेन ने साफ किया है कि 1994 में सोवियत संघ के टूटने के बाद ही उसने अपने परमाणु हथियार बनाने का प्रोग्राम छोड़ दिया था और आगे भी उसके न्यूक्लियर क्लब में शामिल होने का कोई इरादा नहीं था। ऐसे में रूस के नए इल्जामों का भी कोई आधार नहीं है। वैसे रूस के डर्टी बम का इल्जाम नया नहीं है। आपको याद होगा कि यूक्रेन पर हमले से ठीक पहले पुतिन ने यूक्रेन पर परमाणु हथियार की सोवियत तकनीक का इस्तेमाल किए जाने का इल्जाम लगाया था और ये कहा था कि वो किसी भी कीमत पर यूक्रेन को एक परमाणु ताकत नहीं बनने देगा। जंग में रूस पर कसा और ज्यादा शिकंजा। इंटरनेशनल कोर्ट ने सैन्य कार्रवाई रोकने का दिया आदेश। जेलेंस्की का सरेंडर करने से सीधा इनकार। दिल्ली से हरी झंडी के बाद योगी सरकार का समीकरण तय। युवा और जातीय मुद्दों को तरजीह। होली मनाने पहुंचे गोरखपुर। 18 के बाद शपथ ग्रहण के आसार। पंजाब की कमान थामते ही सीएम भगवंत मान का एंटी करप्शन हेल्पलाइन जारी करने का आदेश। 23 मार्च से व्हाट्सएप पर भ्रष्टाचार की शिकायत भेजने की मिलेगी सुविधा। कश्मीर फाइल्स पर विवादों के खुले पन्ने दर पन्ने। छत्तीसगढ़ के सीएम का बड़ा बयान। दिखाया गया आधा अधूरा सच। तो उधर बिहार में फिल्म टैक्स फ्री। और न्यूज चैनलों की मार्क रेटिंग में आज तक लगातार नंबर 1। यूपी चुनाव से लेकर यूक्रेन रूस युद्ध तक देश ने देखा सिर्फ और सिर्फ आज तक। रूस और यूक्रेन जंग के 22वें दिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर शिकंजा का लगातार कस रहा है। कल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में रूस को बड़ा झटका लगा, तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुतिन को युद्ध का अपराधी कह दिया है। पुतिन पर युद्ध रोकने का चौतरफा दबाव है, मगर 22वें दिन भी रूस का आक्रमण लगातार जारी है। रूस और यूक्रेन युद्ध में तबाही 22वें दिन भी जारी है। मारियोपोल में बीच सड़क पर रूसी टैंक बेखौफ घूम रहा है, मगर उसे अंदेशा नहीं कि एंटी टैंक मिसाइल लिए यूक्रेनी उसे निशाना बना रहे हैं। तभी रूसी टैंक पर हमला होता है। पहले हमले के कुछ ही सेकंड में दूसरा और तीसरा हमला होता है। इस बीच खतरा भांपकर टैंक पीछे लौटता है, मगर आखिरी हमला इतना जोरदार होता है कि न केवल उसके परखच्चे उड़ जाते हैं, बल्कि वो धुएं के गुबार में गुम हो जाता है। कीव पर रूस का रॉकेट अटैक। ये तस्वीर कीव की है, जो रूस के उन दावों को फिर से झूठा साबित कर रहा है कि वो सिर्फ सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है।
कीव की इस रिहायशी इमारत पर रूस ने रॉकेट से हमला किया। इस हमले में इमारत की ऊपरी मंजिलें तबाह हो गई। वहीं आग ने इमारत को लपटों में घेर लिया। एक शख्स की जहां मौत हो गई, वहीं 3 घायल हो गए। आनन फानन में इमारत में फंसे बाकी लोगों को बाहर निकाला गया। इरपिन में लड़ाई, कीव में दहशत। कीव से पहले 25 किलोमीटर दूर इरपिन में अब भी भीषण जंग जारी है। दरअसल इरपिन वो आखिरी शहर है जिसके रूस के चंगुल में आते ही कीव भी पुतिन के कब्जे में होगा। इस आशंका से कीव में डर है, दहशत है। पिछले 2 दिनों के मुकाबले कल रात को कोई बड़ा यहाँ मिसाइल हमला या एयर अटैक कीव के अंदर नहीं हुआ है, कीव शहर के प्रॉपर में, मेन शहर के अंदर। लेकिन जो बाहर के इलाके हैं, जैसे इरपिन जहां लड़ाई चल रही है पिछले 7-8 दिन से, वहां लगातार लड़ाई जारी है और रूसी फौज वहां लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और उसके अलावा खार्किव में हमलों की खबर है, सूमी में हमलों की खबर है, और सबसे बड़ी खबर आई है मरियापोल से कि वहां एक थिएटर को निशाना बनाया गया है, जिसको रूस ने नकारा है। रूस ने मना किया है कि उन्होंने ऐसा कोई एयर अटैक मरियापोल पे नहीं किया। लेकिन जो लोकल सोर्सेज हैं उनके हिसाब से खबर आई कि वहां काफी तादाद में सिविलियंस मरे हैं। सूमी में कुछ लोग ग्रोसरी लेने के लिए, खाना पानी लेने के लिए लाइन में लगे थे, वहां भी खबर आई कि 13 लोगों की मृत्यु हुई है। अब इन खबरों की पुष्टि कर पाना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अलग अलग सोर्सों से अलग अलग बातें आ रही हैं। जहां यूक्रेन कह रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में सिविलियंस मारे गए हैं, वहीं रूस इस चीज को मना कर रहा है। और हमारे लिए इस वक्त इसको फॉग ऑफ वॉर बोलते हैं अंग्रेजी में, एक शब्द है। इसका अर्थ यह है कि यहाँ हर चीज इतनी धुंधली है कि कुछ भी चीज को साफ साफ बता पाना बड़ा मुश्किल है। कीव में इस वक्त कोई बमबारी नहीं हो रही है और इस वक्त थोड़ा साफ है। निकोलेव में रूसी हेलीकॉप्टर ढेर। यूक्रेन के साथ जंग में रूस को भी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। यूक्रेन के निकोलेव में यूक्रेनी सेना ने एक रूसी हेलीकॉप्टर को ढेर कर दिया। वीडियो बनाने वाले यूक्रेनी सैनिक ने जीत के नारे लगाए। Слава Україні! Героям слава! खार्किव में रूसी हमले के बाद शोले। यूक्रेन के जिन शहरों पर बीते 22 दिनों में रूस ने सबसे ज्यादा बमबारी की है, उनमें खार्किव शामिल है। 22वें दिन एक बार फिर रूस ने इसे निशाना बनाया और पूरे शहर को आग और काले धुएं के गुबार में झोंक दिया। ये खार्किव का सबसे बड़ा बाजार है जो पूरी तरह खाक हो चुका है। मारियोपोल में थिएटर पर बमबारी। गूगल की सैटेलाइट तस्वीर में दिख रही लाल छत वाली ये इमारत एक थिएटर है। मारियोपोल में बेघर हुए लोगों ने अब यहीं शरण ले रखा है। यूक्रेन ने दावा किया कि बुधवार रात रूस ने इस थिएटर को भी निशाना बनाया। रूस के हमले के बाद यहाँ अफरा तफरी मच गई। इन्हीं हमलों का हवाला देकर ज़ेलेंस्की पुतिन को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट से लेकर यूएन तक में घेर रहे हैं। वहीं बाइडेन ने पुतिन को युद्ध अपराधी घोषित कर दिया है, जिस पर रूस भड़का हुआ है। उसने रूस को अब आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है। कीव में राजेश पवार के साथ आज तक ब्यूरो। रूस और यूक्रेन युद्ध भयंकर मानवीय त्रासदी में बदल चुका है। लगातार आम लोग मारे जा रहे हैं और जो मारे जा रहे हैं उन्हें दफनाने तक के लिए कोई इंतजाम नहीं है। स्कूल, अस्पताल, चर्च हमलों से बचाने के लिए कोई भी जगह अब महफूज नहीं बची है। यूक्रेन में 22 दिनों से युद्ध छिड़ा है, मगर इस युद्ध में सैनिक और सैन्य ठिकाने ही नहीं, महिलाएं, बूढ़े, बच्चे और बीमार भी निशाने पर हैं। इस युद्ध से न रिहायशी इमारतें महफूज हैं, न स्कूल, न अस्पताल और न बाजार। खार्किव की तस्वीर देखिए। रूसी गोला यहाँ की 2 स्कूलों पर गिरा। हमले में बच्चों की स्कूल की बिल्डिंग किस तरह बर्बाद हो गई। हमले के बाद की तस्वीरें देखिए। क्लासरूम में बच्चों की किताबें, पेंसिलें बिखरी हुई हैं। ब्लैक बोर्ड बच गया है और किसी तरह स्कूल की एंट्री पर लगी ये पेंटिंग सुरक्षित बची है। कोई किसी स्कूल को कैसे नष्ट कर सकता है? रूसी आक्रमणकारी क्या कर रहे हैं? किसी शिक्षण संस्थान पर कोई रॉकेट से कैसे हमला कर सकता है? रूस यूक्रेन युद्ध भीषण मानवीय त्रासदी लेकर आया है। ये तस्वीर यूक्रेन के ओडेसा की है। सिर पर मंडराती मौत से भागने के लिए पूरा का पूरा शहर रेलवे स्टेशन पर उमड़ पड़ा। भारी तादाद में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग किसी तरह शहर छोड़कर निकल जाना चाहते थे। आखिरकार उन्हें ट्रेन में सवार होने का मौका मिला, मगर परिवार से अलग हुए मर्द अपने बच्चों से जुदा होते हुए रो पड़े। इससे भी भयंकर दर्द का एहसास इस मारियोपोल के इस अस्पताल की तस्वीरों को देखकर होता है। यहाँ गोलीबारी से गंभीर रूप से घायल लोगों का तांता लगा है, जिनमें से कई यहाँ आकर दम तोड़ देते हैं। जिनकी सांसें उखड़ जाती हैं, उन्हें अस्पताल के बेसमेंट में लावारिस छोड़ दिया गया है। अस्पताल के पास ना तो इन लाशों को दफनाने के इंतजाम है और ना ही इनके रिश्तेदारों का अता पता है कि वो इन्हें यहाँ से ले जाएं। इसी अस्पताल में एक नवजात का शव भी फर्श पर पड़ा है। इस तस्वीर ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। ज़ेलेंस्की बार-बार कह रहे हैं कि पुतिन अपने हाथ बेकसूर लोगों के खून से रंग रहे हैं। रूस का हमला महिलाओं, बुजुर्गों और मासूमों की जान ले रहा है। Втрати окупантів продовжують зростати. Кількість знищених солдатів противника вже наближається до 14 тисяч. Десятки тисяч російських військових поранені. Вони втратили вже більше сотні гвинтокрилів. Скоро буде сотня втрачених літаків. Більше 400 російських танків знищено. Плюс декілька тисяч інших одиниць техніки.
पूरी दुनिया हैरान है कि पुतिन आखिर क्या चाहते हैं। 22 दिन बाद रूस ने यूक्रेन में कुछ बड़ा हासिल नहीं किया है। वहीं तमाम शहरों पर मिसाइलों और विमानों से किए जा रहे हमले भयंकर मानवीय त्रासदी का रूप ले चुके हैं। कीव से राजेश पवार के साथ आज तक ब्यूरो। वहीं कल जेलेंस्की ने अमेरिकी संसद को ऑनलाइन संबोधित किया था। जो बाइडेन ने पुतिन को खुद युद्ध का अपराधी घोषित कर दिया था। दुनिया के तमाम बड़े नेता इस युद्ध में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर सख्त रुख अपनाने लगे हैं। सैटेलाइट से दिख रहा ये मारियोपोल का थिएटर है, जहां महिलाओं और बच्चों ने शरण ले रखी है। इसके आगे और पीछे चिल्ड्रन लिखा है ताकि रूसी फौज इसे निशाना ना बनाए। यूक्रेन का आरोप है कि इसके बावजूद रूस ने इसे निशाना बनाया। रूस के इन हमलों से बौखलाए यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने कहा है कि क्रेमलिन हमारे जमाने का असली हिटलर है और पुतिन को युद्ध अपराधी करार दिया जाना चाहिए। इस बयान के कुछ ही घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुतिन को वॉर क्रिमिनल कह दिया। रिपोर्ट से उनकी पूरी बातचीत सुनिए। No. Did you ask me whether I would call? Oh, I think he is a war criminal. किसी को युद्ध अपराधी ऐसे ही करार नहीं दिया जाता है। इसके लिए जांच होती है और लंबी चौड़ी प्रक्रिया के बाद किसी को युद्ध अपराधी घोषित किया जाता है। बाइडेन के इस बयान पर व्हाइट हाउस ने सफाई दी कि राष्ट्रपति का बयान राजनीतिक था, मगर इस बयान से रूस भड़क गया। रूसी समाचार एजेंसी तास के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई। उन्होंने कहा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी नेता व्लादिमीर पुतिन को युद्ध अपराधी बताया है। उनका ये बयान अस्वीकार्य और अक्षम्य है। मगर अमेरिकी कांग्रेस को ऑनलाइन संबोधित करते हुए जेलेंस्की ने अपने देश पर हुए हमलों की तुलना अमेरिका में 9/11 और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पर्ल हार्बर पर हुए हमले से कर दी। यही नहीं, जेलेंस्की ने यूक्रेन को तबाही से बचाने के लिए एक बार फिर नो फ्लाई जोन लागू करने की अपील की। Is this a lot to ask for, to create a no-fly zone over Ukraine to save people? Is this too much? I have a dream. These words are known to each of you today. I can say, I have a need. I need to protect our sky. जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि रूस यूक्रेन पर 1000 से ज्यादा मिसाइल दाग चुका है और ऐसी भयावह स्थिति दूसरे विश्व युद्ध के बाद कभी नहीं दिखी होगी। रूस पर युद्ध रोकने का चौतरफा दबाव बढ़ गया है। तमाम छोटी बड़ी खबरों से करते रहेंगे आपको बाखबर, लेकिन आप देखते रहिए देश का नंबर 1 न्यूज चैनल आज तक। आज तक नंबर 1। YouTube ने बोला, Google ने बोला, पाक ने बोला। रेटिंग की वापसी के बाद आज तक की बादशाहत कायम। आज तक नंबर 1।